हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल केयरवेल फार्मा। तो हम देख रहे थे फार्माकोलॉजी बी फार्मेसी फोर्थ सेमेस्टर और हमारी जो है यूनिट फर्स्ट चल रही थी। तो आज हम यूनिट फर्स्ट का वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम है फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन। तो एग्जाम में कई बार इसका जो है डिफरेंट वेरिएंट मतलब 5 नंबर 7 नंबर या 10 नंबर में कई बार इसका जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अब क्या होते कैसे, तो इससे पहले हमने अपनी एक वीडियो कवर की थी जिसमें हमने फार्माकोकाइनेटिक्स को स्टार्ट कर दिया था, क्या होता है इंट्रो जाना था, देन हमने इसकी पहली प्रोसेस एब्जॉर्प्शन को भी कवर किया था। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी हो, आपको यहाँ पे दिख रही होगी, तो इसको जाके आप पहले जरूर देख लें। डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। देन उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सेकंड पार्ट यानी कि इस वाली वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी। तो पहले आप जाके उसको देख सकते हैं। देन हमने यहाँ पे एब्जॉर्प्शन समझ लिया था। तो आइए अब हम समझते हैं यहाँ पे फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन। तो अगर हम एक सिंपल भाषा में समझें तो एब्जॉर्प्शन हमारा क्या प्रोसेस था कि कोई भी ड्रग हमारा है, वो ड्रग हम जब किसी भी मतलब मेथड से अपने अंदर ले रहे हैं, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से, तो जैसे हमने माउथ से कोई टैबलेट या गोली खाई, तो वो टैबलेट या गोली या वो ड्रग हमारे ब्लड सर्कुलेशन में जो पहुंच रहा है, तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं यहाँ एब्जॉर्प्शन। यानी कि हम कह सकते हैं कि द मूवमेंट ऑफ ड्रग पार्टिकल्स फ्रॉम देयर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। यानी कि हम बोल सकते हैं ब्लड के अंदर जो हमारा ड्रग पहुंच रहा है, इसी को हम जो है एब्जॉर्प्शन बोलते हैं या फिर ड्रग एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, क्योंकि ड्रग हमारा एब्जॉर्ब होकर इस ब्लड के अंदर पहुंच रहा है। और ये हमारा क्रॉस किसको करता है? मेम्ब्रेन को करता है। किसके फिनोमिना से? मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के फिनोमिना से, जिसमें हमने पैसिव डिफ्यूजन और एक्टिव डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड और एंडोसाइजन, इन सबको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था अपनी प्रीवियस वीडियोस में। तो आज हम यहाँ पे समझेंगे। तो जैसे हमको ये दिख रहा है इजी तरीके से कि ड्रग हमारा सिंपली एब्जॉर्ब हो रहा है ब्लड के अंदर, लेकिन यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हमारी इतनी भी इजी मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। ये एक हमारी क्या होती है? वेरिएबल प्रोसेस होती है। और इसकी वजह से इस पे मतलब बहुत सारे फैक्टर हैं जो इस एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। कोई इसको इंक्रीज करेगा, कोई इसको डिक्रीज करेगा, बहुत कुछ। तो अगर हम एक जनरल टर्म में समझें तो हमको क्या चाहिए? कोई भी ड्रग हम अपनी बॉडी में कब लेते हैं? जब हम क्या होते हैं? थोड़े से बीमार होते हैं। तो हमको क्या चाहिए कि जो हम ड्रग ले रहे हैं वो अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन यानी कि उसका जो थेराप्यूटिक इफेक्ट है, जैसे मान लो डिस्प्रिन का इफेक्ट क्या है कि वो सिर दर्द को बंद करेगी। तो कोई भी हम ड्रग लेते हैं तो वो अपना मैक्सिमम रिस्पॉन्स शो करे, तो इसी के लिए हम उस ड्रग को लेते हैं। और मैक्सिमम रिस्पॉन्स वो कब शो करेगा? जब वो ड्रग हमारा मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगा। सिंपल सी बात है, कोई ड्रग जो भी मतलब ड्रग है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जब करेगा, मतलब वो चाहता है, उसका मोटिव ये है कि वो एब्जॉर्प्शन अधिक से अधिक करे यानी कि मैक्सिमम करे। और जितनी ज्यादा एब्जॉर्प्शन करेगा उतना वो हमारा ब्लड में पहुंचेगा। और देन ब्लड में पहुंचने के बाद वो क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा। और डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद वो साइट ऑफ एक्शन में जाके अपना असर फॉलो करेगा। तो यही हमारी कोई फार्माकोकाइनेटिक थी और ये होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमारा एब्जॉर्प्शन ही ड्रग का नहीं होगा अच्छे से तो वो डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए एब्जॉर्प्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब हम बात करते हैं कि जो मैंने ये बोला कि फैक्टर अफेक्टिंग वाला हमारा इंपोर्टेंट टर्म क्यों है। तो ये इसलिए था क्योंकि ये तो हमने कागज पे पढ़ लिया कि ड्रग हमारा ऐसे ऐसे मूवमेंट कर रहा है, कौन सी ट्रांसपोर्ट को फॉलो कर रहा है, सब कुछ पढ़ लिया। लेकिन अगर मानो हमको कोई मेडिसिन देनी, किसी को दवा देनी है, तो हमको उस दवा का एब्जॉर्प्शन पता होना चाहिए कि वो कितना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझो कि हमने कोई टैबलेट दी और वो क्या हुई हमारी मतलब बेसिक नेचर में हुई, तब क्या होगा कि हम उसको ओरल रूट से दे दी हमने वो। अब ओरल रूट से देने की वजह से क्या हुआ कि पेट में हमारा होता है स्टमक और पेट में हमारा होता है एससीएल, यानी कि स्टमक में जो एससीएल होता है वो क्या करेगा? उस बेसिक नेचर के ड्रग को पूरा का पूरा तबाह कर देगा। और जब ड्रग खत्म हो जाएगा तो वो अपना असर नहीं दे पाएगा। तो इसलिए ये बहुत जरूरी होता है कि हमको उसका एब्जॉर्प्शन पता होना चाहिए। तो इन्हीं सब पे बेस है हमारे यहाँ पे कुछ फैक्टर। सबसे पहले हमारा आता है यहाँ पे फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि इस कंडीशन में हम ड्रग की, आपको ये बस याद रखना है कि यहाँ पे जो पहली सिचुएशन है, वैसे ही मतलब ये बहुत ज़्यादा लेंदी थोड़े हो जाते हैं इतने, तो बस आपको क्या है कि ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगर आप इसको मतलब एक बार चार्ट बना के देख लेना, अगर आपको ये वाले पॉइंट याद रहते हैं तो फिर आप इसके अंदर की कहानी भी अपने आप लिख सकते हैं, बहुत ज़्यादा ईजी है। तो पहला वही है फिजिको-केमिकल, यानी कि यहाँ पे ड्रग की हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। ड्रग की करेंगे यहाँ पे मतलब बॉडी का कुछ रिलेशन, यहाँ पे हम ड्रग ले रहे हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं। देन हमारा दूसरा जो टर्म हमारा बायोलॉजिकल फैक्टर, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हमारी बॉडी के फैक्टर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि हमारी बॉडी उस ड्रग के साथ क्या इफेक्ट कर रही है। तो हमारे बॉडी के जो अंदर के टर्म्स हैं वो उस ड्रग के साथ क्या इफेक्ट करेंगे उसके बारे में हम यहाँ स्टडी करते हैं। देन हमारा तीसरा आता है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसके ऊपर देखिए यहाँ पे मैंने ये डायग्राम बना रखा है आप लोगों को समझाने के लिए बहुत अच्छे से, तो इसको भी हम बहुत अच्छे से समझेंगे कैसे क्या होता है। और इसमें हम बायो अवेलेबिलिटी और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इन दोनों को भी यहाँ कवर करने वाले हैं। कई जगह ये आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना, सब कुछ हो जाता है। तो चलिए पहला हम समझते हैं फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इसमें सबसे पहले हमारा आता है पार्टिकल साइज। तो अगर आप लोगों को एक चीज याद हो तो हर घर में जैसे खाना वगैरह बनता है, तो आपने अगर एक चीज नोटिस की हो तो जितने भी आपको मसाले मिलेंगे वो मसाले हमको साबुत एक तो मतलब बड़े फॉर्म में होते हैं, तो बड़े फॉर्म में ना मिलके आपको पाउडर फॉर्म में मिलते हैं।
अब इसका सबसे बड़ा रीजन क्या होता है, पाउडर फॉर्म में करने से क्या हो जाता है, उनके पार्टिकल साइज छोटे हो जाते हैं, जिस वजह से जब उसको हम किसी भी सब्जी वगैरह में डालते हैं तो वो अच्छे से घुल जाते हैं, अच्छे से डिजोल्व हो जाते हैं। तो यही फिनोमेना यहाँ काम आता है कि जिन भी जो हमारे ड्रग मॉलिक्यूल्स होंगे उनका पार्टिकल साइज छोटा होगा, वो उतनी अच्छे से डिजोल्व होंगे और उतनी अच्छे से वो क्या करेंगे, अपनी एब्जॉर्प्शन शो करेंगे। सिंपल सी बात है, कोई जैसे ये मान लो ये हमारा कोई बड़ा पार्टिकल्स है तो इसको यहाँ क्रॉस करने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन कोई छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे वो इन मेम्ब्रेन से हमारी क्या होंगे, इजीली क्रॉस कर जाएंगे। तो ये फैक्टर हमारे यहाँ काम आता है कि पार्टिकल साइज हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जितने छोटे हमारे ड्रग के पार्टिकल्स होंगे उतना ज़्यादा उनका एब्जॉर्प्शन होगा। अब बात करते हैं फॉर्मुलेशन की, तो यहाँ पे वैसे हमारे सॉलिड, लिक्विड डोज फॉर्म, सेमी सॉलिड, बहुत सारे डोज फॉर्म आते हैं। हमने यहाँ पे जनरल 3 ले लिए हैं। पहला हमारा फॉर्मुलेशन में क्या, हम किसी को फॉर्मुलेट कर रहे हैं, बना रहे फॉर्म, तो हमने यहाँ पे एक सॉलिड डोज फॉर्म ले लिया, एक हमारा लिक्विड डोज फॉर्म ले लिया, देन हमने एक ले लिया पेरेंटल। पेरेंटल हमारा इंजेक्शन है और इसकी बायो अवेलेबिलिटी सबसे ज़्यादा हाई होती है, इसलिए हमने इसको लिया है। अब यहाँ पे अगर हम सिंपल टर्म में देखें तो हमारा पहला जो सॉलिड आता है इसके पार्टिकल्स हमारे थोड़े बड़े होते हैं, हमको पता है। तो जब ये बड़े होंगे तो इसको डिसइंटीग्रेट होने में, टूटने में, ब्रेक डाउन होने में और डिसोल्यूशन में टाइम लगेगा। और लिक्विड के पार्टिकल्स हमारे सॉलिड के मुकाबले थोड़े मतलब लिक्विड फॉर्म में, तो ये अपनी ज़्यादा एब्जॉर्ब होने की इसकी ज़्यादा कंडीशन होती है। बाकी बात करें पेरेंटल, तो ये तो हमारे डायरेक्टली नस में दिए जा रहे हैं या फिर नस के आसपास में दिए जा रहे हैं। जैसे इंट्रामस्कुलर अगर हम देखें, जैसे कोई कोई कहते हैं कि नस में इंट्रामस्कुलर नहीं देते, तो भाई ये हमारा बिल्कुल, जैसे यहाँ पे अगर हमारे वीन्स होते हैं तो उसके पास आस पड़ोस में ही देते हैं, तो उसका एरिया मतलब इतना होता है कि वहाँ तुरंत के तुरंत वो हमारा क्या हो जाता है, वीन्स में एब्जॉर्ब हो जाता है। इसलिए हम जो जितने भी पेरेंटल हैं इसकी हम लगभग जो है 100% इसकी बायो अवेलेबिलिटी मानते हैं। तो इस तरह से हमारी ये टर्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं पेरेंटल का सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, लिक्विड फॉर्म का सॉलिड से ज्यादा होगा, सॉलिड का सबसे कम होगा। देन हम बात करते हैं यहाँ आयोनाइजेशन की, तो हम ये चीज हम मतलब अच्छे से जानते हैं कि कोई भी जो हमारा ड्रग होगा उसको मतलब दोनों फॉर्म में होना बहुत जरूरी है। यानी कि किसी को उससे अनआयोनाइज फॉर्म, यानी कि हम बोल सकते हैं नॉन आयोनिक फॉर्म में, और आयोनिक फॉर्म, दोनों ही फॉर्म में होना उसका जरूरी है। अगर उसको एकदम परफेक्ट वो चाहिए, यानी कि एक प्लेस में पहले वो जाएगा हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होगा, फिर ब्लड में होने के बाद वो क्या होगा, हमारा एक्स्ट्रा वस्कुलर में पहुंचेगा, देन वो हमारा पहुंचता है इंट्रासेलुलर, यानी कि सेल के अंदर पहुंचता है। तो उधर कंडीशन में उसे आयोनाइज फॉर्म में होना है। लेकिन यहाँ पे जब भी कोई ड्रग हमारा क्या होगा, ब्लड के अंदर रिलीज होगा, ड्रग हमारा जो ब्लड में जाएगा, तो उस कंडीशन में उस ड्रग का अनआयोनाइज फॉर्म में होना बहुत जरूरी है, वरना वो हमारी ब्लड में एंटर नहीं कर पाएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे, और हमारा एब्जॉर्प्शन का मेन मतलब क्या है, एब्जॉर्प्शन का सीधा मतलब है कि कोई भी ड्रग हमारा ब्लड में पहुंच रहा है, ये हमारी क्या है, एब्जॉर्प्शन है। तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हमारी कब होगी, जब कोई भी ड्रग हमारा केस में होगा, अनआयोनाइज फॉर्म में होगा, तब उसकी एब्जॉर्प्शन जो है मैक्सिमम होगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे चौथा हमारा पीएच। तो पीएच हम किसी के लिए यूज करते हैं, ये हमारा किसी भी सब्सटेंस की एसिडिटी और बेसिडिटी दोनों चीजों को बताता है। तो कुछ सब्सटेंस हमारे होते हैं जो एसिडिक नेचर के होंगे, वो हमारे जैसे मान लो कुछ एसिडिक नेचर के हमने खाए, तो वो हमारा स्टमक में क्या होता है, एसिड होता है। स्टमक में जितने भी एसिडिक नेचर के ड्रग होंगे वो स्टमक में अच्छे से मतलब एब्जॉर्ब होते हैं। और जो हमारे बेसिक नेचर के ड्रग होते हैं वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि इंटेस्टाइन वाले भाग में हमारा बेसिक होता है, यानी कि ड्यूडेनम से हमारा स्टार्ट होता है यहाँ से। तो इसमें जितने भी ड्रग हमारे बेसिक नेचर के होंगे वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होंगे, अच्छे से डिजोल्व होंगे, यानी कि अच्छे से एब्जॉर्ब होंगे। तो यही सिंपल है। जैसे एग्जांपल देखें, एसिडिक ड्रग हमारा एस्पिरिन हो गया और बेसिक हमारा हो गया मॉर्फिन। अब हम बात करते हैं लिपिड सॉल्युबिलिटी की। तो कल हमने जो अपने डिस्कस किया था, तो वहां पे हमने एक चीज इसमें जानी थी कि जैसे ये हमारा जो जैसे सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको क्रॉस करके हमारा ड्रग अंदर आ रहा है ब्लड में, तो उस टाइम पे हमने देखा था कि जो लिपिड सॉल्युबल वाले ड्रग होते हैं वो हमारे इजीली मतलब मूव कर जाते हैं इस वाले कैरियर के थ्रू ही, इस वाली मेम्ब्रेन के थ्रू। लेकिन जो हमारे वाटर सॉल्युबल ड्रग होते हैं उन्हें क्या चाहिए, एक स्पेशल टाइप का पोर चाहिए, यानी कि कुछ छेद टाइप चाहिए जिससे वो छोटे छोटे पार्टिकल निकलेंगे, और इसको फिल्ट्रेशन बोलते हैं या फिर एक्वस डिफ्यूजन भी बोलते हैं, या फिर इसको हम कोई चैनल भी बोल सकते हैं। इसके थ्रू हमारे जो वाटर सॉल्युबल होंगे वो मूवमेंट करते हैं। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग है वो ज्यादा मात्रा में होते हैं, और वही हमारे क्या होते हैं, इजी तरीके से यहाँ से मूवमेंट हो जाते हैं। और जितनी भी हमारे जो ड्रग्स दवाइयाँ होती है वो मोस्टली जो ट्राई की जाती है वो हमारी लाइपोफिलिक नेचर की ट्राई की जाती है, जब तक उनकी कोई इमरजेंसी ना पड़े, यानी कि हमको जब तक मजबूरी ना हो कि हम उसको हाइड्रोफिलिक नेचर का बनाएं, तब तक हमको उसको क्या कहते हैं, लायोफिलिक नेचर का बनाते हैं, जिससे वो हमारी जो मेम्ब्रेन है उसको बहुत ही अच्छे से क्रॉस कर सकती है। तो यही हमारा आ जाएगा लिपिड सॉल्युबिलिटी में, कि जो हमारे लिपिड सॉल्युबल ड्रग होते हैं वो हमारे बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएंगे। फिर बात करते हैं कंसंट्रेशन की। तो हम ये जानते हैं कि जो भी हमारे यहाँ पे पैसिव ट्रांसपोर्ट है वहां में हमारे जो मूवमेंट होती है ड्रग की वो हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ होती है, और इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है, जिस वजह से हमारी जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है यहाँ पे हमारी मूवमेंट जो ड्रग की बहुत अच्छे से होती है, यानी कि ब्लड के अंदर एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा होगा। तो इस टाइम पे अगर हम कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देते हैं तो वो क्या करेगा, हमारी पैसिव डिफ्यूजन को इंक्रीज कर देगा और हमारे ड्रग के एब्जॉर्प्शन को भी इंक्रीज कर देगा। तो यही है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो हमारा कंसंट्रेटेड ड्रग है वो डाइल्यूट के मुकाबले ज्यादा एब्जॉर्प्शन शो करेगा।
अब हम समझते हैं अपना दूसरा है बायोलॉजिकल फैक्टर, यानी कि यहाँ पे जो ये बायोलॉजी वाले फैक्टर है ये हमारी बॉडी से रिलेटेड है, यानी कि हमारी बॉडी कैसा एनवायरनमेंट दे रही है उस ड्रग को डिसॉल्व होने के लिए। तो अगर हम बात करें पहली, तो पहला हमारा क्या है, सरफेस एरिया। तो ये हम अच्छे से जानते हैं कि हमारा ड्रग है, जैसे मान लो कोई भी ये है, तो अगर इसको हम इतना सा सरफेस दें और ये ड्रग है इसको हम इतना सरफेस देंगे तो हमारा ड्रग कहाँ अच्छे से डिसॉल्व होगा। हमने यहाँ पे घोला, ये इस तरह हो गया, इतने में बस रह गया, इसको हमने किया तो इसको क्या किया, इतना पूरा सरफेस हमने दे दिया, तो हमारा जो ड्रग डिसोल्यूशन होगा वो कहाँ पे होगा, ज्यादा। तो हमारी एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होगी, जब हमारा सरफेस एरिया लार्जर होगा। अगर हम इसको एक एग्जांपल से समझे तो लेट करो आपके घर पे कुछ मतलब खाना वगैरह बन रहा है, दाल बन रही है यहाँ पे कढ़ाई में, तो अब उस पर अगर हम नमक, जब नमक एंड में कम है तो नमक डालते, तो ऐसा तो नहीं हमने नमक क्या दिया, इतने एरिया में डाल दिया, तो ऐसे डालेंगे तो उस नमक का एब्जॉर्प्शन पूरे इसमें नहीं हो पाएगा, वो क्या होगा, कम। लेकिन वहीं पर नमक क्या करते हैं, पूरे में एक्स करके डालते हैं, तो ऐसे डालने से क्या होगा हमारा, और उसके बाद हम इसको चला भी देते हैं, तो इससे क्या होगा, सरफेस एरिया देखो, यहाँ हमने इतने एरिया में डाला तो नमक हमारा पूरी सब्जी में मिला नहीं, यहाँ पे हमने किया पूरे में अच्छे से डाल दिया, तो यहाँ पे सरफेस एरिया हमारा बढ़ गया, जिस वजह से उसकी एब्जॉर्प्शन भी हमारी बढ़ गई। तो यही फिनोमिना हमारे यहाँ पे काम आता है कि सरफेस एरिया डायरेक्टली हमारा प्रोपोर्शनल होता है, और ये जो सरफेस एरिया दे रहा है वो हमारी बॉडी दे रही है ड्रग को एब्जॉर्ब करने के लिए। देन हम बात करते हैं मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट की, तो इसको हमने कल स्टडी किया ही था, तो इसमें हमने देखा था जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होते हैं इसमें हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि इसमें जो पार्टिकल्स हैं हमारे वो हाई से लो की तरफ मूव करते हैं, तो बहुत अच्छे से करते हैं। फिर फैसिलिटेट आते हैं, तो यहाँ भी हमारे पार्टिकल हाई से लो की तरफ मूवमेंट करते हैं, बट किसी कैरियर के थ्रू, तो ये हमारा पैसिव से कम हो जाता है। लेकिन एक्टिव में क्या हो रहा है कि यहाँ पे तो हमारा अगेंस्ट ही काम कर रहा है, यानी कि यहाँ पे जो हमारी मूवमेंट हो रही है वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन हो रही है। अगर हम यहाँ पे देखें तो इसमें लो कंसंट्रेशन से हाई की तरफ जा रही है, जिस वजह से यहाँ एनर्जी का यूज हो रहा है, जैसे एटीपी का यूज हो रहा है, एटीपी से एडीपी बन के तब हमारे यहाँ पे कंसंट्रेशन बन रही है। तो इस चीज को हम यहाँ बोलते हैं मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, और यहाँ पे हमारी एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा हाई होती है पैसिव में, और मोस्टली ड्रग जो होते हैं वो हमारे पैसिव को ही फॉलो करते हैं। बात करते हैं गैस्ट्रिक एम्पटाइंग टाइम, तो ये क्या चीज़ है कि जैसे ये समझो कि हमने कोई भी ड्रग दवा खाई तो वो हमारे स्टमक में पहुंची, फाइनली ओरल रूट से जब हम खाते हैं तो वो क्या होगी, यहाँ पे हमारा मतलब पूरा का पूरा डिसइंटीग्रेशन, मतलब क्या है, ड्रग टूट रहा है, देन वो क्या हो रहा है, डिसोल्यूशन, यानी कि वो जितने भी इसमें मटेरियल है उसके साथ क्या कर रहा है, घुल मिल रहा है। तो जब घुल मिल के यहाँ पे एक मतलब प्रोडक्ट सा फॉर्म हो जाता है जिसको हम काइम बोलते हैं, तो वो काइम क्या करता है, स्टमक से यहाँ ड्यूडेनम से होते होते हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, ये हमारी प्रोसेस होती है। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि ये जो प्रोसेस है, यानी कि यहाँ से जो मूवमेंट होगा हमारा पार्टिकल जितनी जल्दी हमारा यहाँ पे आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, उसकी एब्जॉर्प्शन उतनी ज्यादा होगी। क्यों होगी, क्योंकि सिंपल बात है, हमारी जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से होती है। स्टमक से हमारी बहुत कम होती है, लेकिन जो मैक्सिमम होती है वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से होती है। तो जितना ज्यादा जल्दी हमारा पार्टिकल स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएगा, हमारी एब्जॉर्प्शन है वो उतनी अच्छी होगी। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं होता कि हमें बहुत जल्दी कर दो। अगर आप बहुत जल्दी कर दोगे तो पता चला वो यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन से होकर निकल भी गया बाहर और ड्रग का एब्जॉर्प्शन भी ना हो पाए। तो ये हमारे एक ऑप्टिमम टाइम में होना चाहिए, ना कि ज्यादा फास्ट और ना ही ज्यादा कम। तो गैस्ट्रिक एम्पटिंग हमारा यही है कि जो हमारा पार्टिकल यहाँ से है, जो हमारा ड्रग वगैरह है वो पेट से निकल के बाहर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहा है, यानी कि हमारा पेट का खाली होना। ठीक है, अब हम बात करते हैं ब्लड फ्लो सर्कुलेशन। तो यहाँ पे भी हमारा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सिंपल सी बात आप ये समझो कि लेट करो ये हमारी क्या है, ब्लड की चेन है, और यहाँ से हमारे ड्रग पार्टिकल जा रहे हैं, तो यहाँ हमारी मूवमेंट हो रही है ऐसे करके। अब क्या हुआ, यहाँ से हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है, आराम से होगा इसको टच। लेकिन अगर कोई मान लो तेज ड्रग फ्लो हो रहा है, तेज क्या होगा, वो इसको अपनी तरफ यहाँ पे खींचने लगेगा थोड़ा करके, और खींचने लगेगा तो क्या होगा, धीरे धीरे ये पार्टिकल हमारा और अंदर आएगा और ये पार्टिकल हमारे बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होने लग जाएंगे। तो सिंपल सी बात है कि जितनी तेज हमारा ये ब्लड फ्लो होगा, हमारे पार्टिकल की जो एब्जॉर्बेशन है वो उतनी ज्यादा हाई होती है। इसको आप ऐसे एग्जाम्पल से समझो कि हर घर में मतलब कपड़े वगैरह सूखते हैं, तो कई बार क्या होता है, धूप हमारी नहीं होती लेकिन फिर भी कपड़े सूख जाते हैं। कब, जब अगर हमारी हवा बहुत तेज चल रही होती है। तो हम यह समझ सकते हैं कि अगर हवा हमारी तेज चलती है तो वो हमारे कपड़े को वो मतलब सुखा देती है। क्यों, क्योंकि वो कपड़े के अंदर का पानी एब्जॉर्ब कर लेती है। तो सेम यहाँ पे हो रहा है कि अगर हमारा ब्लड का फ्लो बहुत तेज होता है तो वो क्या करता है, ड्रग मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब बहुत तेज करने लगता है। अब ये हो गया हमारा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे फूड की। तो आप लोगों ने एक चीज सुनी होगी कि खाना खाने के हमें 10 या 15 मिनट हमें कोई भी मतलब खाना वो दवा गोली वगैरह खानी चाहिए। अब ऐसा क्यों होता है कि अगर मान लो आपने खाना तुरंत खाया और खाने के साथ ही आपने टैबलेट या दवा खा ली, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा जो टैबलेट है वो उस खाने के साथ ही मिल जाएगी। अब खाने का तो धीरे धीरे पाचन होगा, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, तो उसी के साथ हमारे ड्रग का एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाता है और बहुत सा पार्ट उसका जो है खाने में हमारा मिक्स होकर और वेस्ट हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि खाना जब भी खाओ मतलब 10-15 मिनट बाद खाओ। 10-15 मिनट के बाद तुम मतलब टैबलेट को खाओ, खाने के तुरंत खाने के साथ नहीं खानी है। बाकी कुछ ऐसी होती हैं जो मतलब लार्ज यानी इरिटेशन देती हैं, तो उसको हम खाने के साथ भी खाते हैं। तो ये सब यानी कि इसमें हमारा बस इतना कहने का मतलब था कि जो हमारा फूड होता है ये भी हमारा क्या करता है, अफेक्ट करता है हमारी एब्जॉर्प्शन को। ठीक है फ्रेंड, बस इतना। अब हम बात करते हैं, हमारा तीसरा है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में।
अब इसमें हम एक टर्म समझते हैं बायो अवेलेबिलिटी। तो इस चीज को मतलब बहुत कई कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है। तो इसका सिंपल सा इतना मतलब है कि जब हम कोई भी ड्रग अपनी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं तो वो ड्रग एक्चुअल कितना मतलब हमारे ब्लड में पहुंच रहा है, यानी कि एक्चुअल अमाउंट ऑफ ड्रग विच कैन बी रीच्ड इनटू सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, यानी कि हमारे ड्रग का एक्चुअल अमाउंट वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच रहा है, वो इसकी बायो अवेलेबिलिटी कहलाती है। जैसे एग्जांपल के लिए समझो, यहाँ पे मैंने 500 mg का यहाँ पे मतलब मैंने कोई टैबलेट खाई, तो क्या वो 500 mg हमारे ब्लड के अंदर पहुंच गई पूरी? अगर वो 500 mg पहुंच गई पूरी की पूरी, तब हम कहेंगे कि यहाँ पे जो हमारी बायोअवेलेबिलिटी है वो 100% है। अगर मान लो 500 से कम पहुंची, मान लो कितनी पहुंची, मान लो 400 450 पहुंची, तो हम कहेंगे कि इसका मतलब 90% है या 80% है। तो इस तरह हम यहाँ समझ सकते हैं कि बायो अवेलेबिलिटी हमारे सिंपल एक टर्म है जिसमें हम ये समझते हैं कि हमारा ड्रग एक्चुअल अमाउंट में, यानी कि जितना हमने दिया, जो ओरिजिनल हमने दिया जैसे 500 mg, तो जितना हमने दिया उसके अलावा वो पहुंचा कितना, यानी कि एक्चुअल अमाउंट हमारी ब्लड में कितनी पहुंच रही है किसी भी ड्रग की, वो इसकी बायो अवेलेबिलिटी कहलाती है। सिंपल ये टर्म है। अब यहाँ पे हम रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में समझते हैं, तो अगर आपने यहाँ पे एक चीज नोटिस की होगी तो आप ये समझे होंगे कि अगर बायो अवेलेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी हमारी एब्जॉर्प्शन भी उतनी ही ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी हमारा अंतर नहीं है। एब्जॉर्प्शन में हमारा क्या है कि ड्रग हमारा किस में पहुंच रहा है, ब्लड में, ये एब्जॉर्प्शन है। और बायो अवेलेबिलिटी क्या है कि ड्रग का कितना अमाउंट हमारा इस ब्लड में पहुंच रहा है, यानी कि चीज तो वही है। तो जितनी ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगी उतना ज्यादा हमारा ड्रग अंदर पहुंचेगा, और जितना ज्यादा हमारा ड्रग यहां पहुंचेगा उतनी ज्यादा हमारी क्या हो जाएगी, बायो अवेलेबिलिटी। तो इसी चीज को यहां पे टर्म हम समझते हैं कि रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है कि जब कोई भी ड्रग हम ओरल रूट से लेते हैं, तो ओरल रूट से क्या होता है कि वो ड्रग हमारा कहां जाता है, डायरेक्टली पेट में जाता है, स्टमक में, वहां डिसइंटीग्रेटेड डिसोल्यूशन होता है, फिर वो हमारे इंटेस्टाइनल रूट में जाता है, और उसके बाद वो हमारा ड्रग क्या चला जाता है, डायरेक्टली लीवर में चला जाता है। जैसे यहाँ समझो हमने यहाँ से टैबलेट खाई, यहाँ पे कहा कि हमारे स्टमक में आने के बाद वो यहाँ स्टमक में जाने के बाद ये पोर्टल वेन आपको दिख रही होंगी, इन पोर्टल वेन के सारे वो क्या हो जाती है, डायरेक्ट लीवर में चली जाती है। और लीवर का काम क्या होता है, मेटाबोलाइज करना, और लीवर मेटाबोलाइज करता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, थोड़ा बहुत पार्ट, जैसे मान लो यहाँ पे जो हमने कोई ड्रग खाया 100 mg का खाया, मान लो हमने कोई टैबलेट, और ये हमारे इंटेस्टाइन के सारे लीवर में चली गया। लीवर का काम होता है मेटाबोलाइज, तो इसने मान लो 10 mg हमारा लीवर मेटाबोलाइज कर दिया। तो इस वजह से क्या होगा कि जो हमारा ड्रग, जो हमारा ये ड्रग ये हमारे जो ब्लड में पहुंचेगा वो हमारा कितना पहुंचेगा, ओनली 90 mg, यानी कि अगर हम टर्म्स में बोल सकते हैं तो केवल 90% पहुंचा। तो इसी को हम यहाँ बोलेंगे इसकी बायो अवेलेबिलिटी। और हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो इसका एब्जॉर्प्शन होगा वो हमारा क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, क्योंकि हमें पूरा का पूरा चाहिए, हमें मिलेगा कम। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ओरल रूट के द्वारा जो हमारा एब्जॉर्प्शन था वो हमारा क्या हो गया, कम हो गया। अब हम बात करते हैं अगर हम दूसरे रूट से लें, यानी कि हम ऐसे रूट से लें जिसमें हमें लीवर को पास ना करना पड़े, तो उसमें हम बोलते हैं ये वाला जो फिनोमिना था इसको हम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहते हैं, जब हमारा लीवर से पास करता है। अब एक फिनोमिना आता है, इसमें क्या करते हैं कि डायरेक्टली हम जो भी हमारा ड्रग होगा उसको क्या करते हैं, हम डायरेक्टली ब्लड में दे देते हैं। अब ब्लड में देने की वजह से क्या है कि कोई भी हमारा डायरेक्ट ब्लड में पहुंच गया, तो एब्जॉर्प्शन भी हमारा यही था कि डायरेक्टली हमारा ड्रग ब्लड में पहुंच जाए, तो इसमें बायो अवेलेबिलिटी हमारी क्या हो जाती है, 100% हो जाती है। तो अगर हम इस सिंपल से डायग्राम से समझे तो मान लो ओरली रूट से हम दे रहे हैं तो वो जीआईटी ट्रैक में जा रहा है, फिर जीआईटी से हमारा लीवर में जा रहा है पोर्टल वेन के द्वारा, तो ये हमारी क्या है, फर्स्ट मेटाबॉलिज्म। देन वो हमारा लीवर से हमारा कहाँ जा रहा है, वेन्स में जा रहा है, यानी कि नसों में जा रहा है, और तब वो हमारा कहाँ जा रहा है, हार्ट में जा रहा है। और हमको अगर हमने सर्कुलेशन वाला सिस्टम पढ़ाता है तो फिर हार्ट से हमारा कहाँ जाता है, वो लंग्स में। और लंग्स में क्या काम करता है, वो अपने अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है, और लंग्स में जो ऑक्सीजन हमारी आती है उसको वो ब्लड के अंदर मिलाता है, और इसी को हम बोलते हैं खून का शुद्धिकरण, यानी कि यहाँ ब्लड हमारा फिल्टर होता है। और देन हमारा ये लंग्स यहाँ पहुंच जाता है वापस हार्ट में, और हार्ट के सारे फिर वो अगेन कहां पहुंच जाता है, हमारे आर्टरीज में, और पूरी बॉडी में मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और देन वो हमारा पूरी बॉडी डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद कहां पहुंच जाता है, अपना एक्सक्रीट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो ये हमारी प्रोसेस यहाँ पे कहलाती है। अब यहाँ पे यही टर्म हमको यहाँ समझने हैं कि जो ओरल रूट से अगर हम लेते हैं यानी कि एंट्रल, तो उस कंडीशन में हमारा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म पास करेगा, तो इसकी जो होगी डिक्रीज हो जाएगी एब्जॉर्प्शन। पहला हमने ये केस समझ लिया। दूसरा, अगर हम किसी आईवी रूट से यहाँ पे देते हैं, यानी कि हमने डायरेक्ट कहाँ दिया, यहाँ पे नसों में दे दिया, तो अब ये थोड़ा सा हार्ट में जाएगा, देन हमारा ये लंग्स में जाएगा, देन हमारा हार्ट में जाएगा, देन ये आर्टरी में जाएगा, और आर्टरी में जाने के बाद ये पूरी की पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी जो बायो एबिलिटी है वो हमारी 100% है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो डायरेक्टली ड्रग है वो हमारा किस में दिया गया है, बीन्स में दिया गया है। तीसरा हम टर्म समझते हैं, एक हमारा आता है इनहेलेशन। तो इनहेलेशन के केस में क्या हो रहा है कि जब हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली अपने माउथ से या अपनी नोज के द्वारा इनहेल कर रहे हैं ड्रग को, तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है, जैसे ये देखो यहाँ हम डायरेक्टली इनहेल कर रहे हैं, तो इनहेल करके क्या होगा, ये ड्रग हमारा डायरेक्टली जाके कहाँ पहुंच गया, लंग्स में पहुंच गया। अब लंग्स में पहुंचने से अगर आप इसका वो फ्लो देखो तो यहाँ इसने ये 4 स्टेप हमारे कम कर दिए और लंग्स में डायरेक्टली पहुंच गया, और लंग्स में जो हमारा ब्लड ऑक्सीजन लेने आया था उसी के साथ ये वाला हमारा ड्रग मिल जाएगा और वो हमारा डायरेक्टली आर्टरी में पहुंच जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इनहेलेशन की एक तो ये साइट ऑफ एक्शन पे पहुंच गया, दूसरा इसका मैक्सिमम मतलब रिस्पॉन्स होता है। तो इस तरह से हमारी ये होती है। अगर हम इसका एक चार्ट बनाते हैं यहाँ पे तो हमारा ये बनता है कि पहला ये हमारा क्या था, ओरल, जिसका सबसे स्लो हो रहा था, और सेकंड हमारा आईवी है उसका इससे तेज हो रहा था, और थर्ड हमारा इनहेलेशन है, इसका सबसे तेज हो रहा
रहा था। तो आई होप आप लोग यहाँ पे ये समझ गए होंगे कि किसकी बायोअवेलेबिलिटी कितनी ज़्यादा होती है, किसका एब्जॉर्प्शन कितना ज़्यादा होता है। अब लोगों के मन में एक दो सवाल भी आते हैं, तो मैंने बता दिया कि इंट्रामस्कुलर ये मतलब नसों के पास ही इंजेक्ट किए जाते हैं, इसलिए इनकी भी बायोअवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये हमारा आज का पूरा टॉपिक था, कैसे हम मतलब फैक्टर अफेक्टिंग है। आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के टॉपिक को समझेंगे। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।